हेलो नमस्कार साथियों, जीसीपी साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि बेटा हमने आपसे बोला था कि बहुत ही जल्द इम्पोर्टेंट सीरीज को भी कराएंगे, तो आज हम आपके सामने एक हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न 5 नंबर का कराने वाले हैं। या तो आपसे ग्लूकोज में पूछा जाता है, प्रोटीन में पूछ लिया जाता है, एमिनो अम्ल के अंदर पूछ लिया जाता है या न्यूक्लिक अम्ल, इनमें से एक क्वेश्चन 5 नंबर का बनता है। तो आज हम ग्लूकोज और ग्लूकोज से संबंधित जितनी भी अवक्रियाएं हैं उन अवक्रियाओं को कराने वाले हैं। इंपॉर्टेंट अवक्रियाएं हैं, बहुत ही आसान तरीके से करने वाले हैं। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। इसे रक्त शर्करा भी कहते हैं। ग्लूकोज को क्या बोलते हैं? रक्त शर्करा। इस ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड समूह पाया जाता है, जबकि फ्रैक्टोज की बात करेंगे, फ्रैक्टोज फल शर्करा है और फ्रैक्टोज के अंदर कीटोन समूह आता है। ठीक है, सबसे पहले बनाएंगे ग्लूकोज बनाने की विधियां। पहले क्या पढ़ने वाले हैं? ग्लूकोज बनाने की विधियां। अब किन किन विधियों द्वारा हम ग्लूकोज को बना सकते हैं? तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है ग्लूकोज बनाने के किन्हीं 2 विधियों का वर्णन कीजिए। तो पहला हम बना सकते हैं सुक्रोज के जल अपघटन द्वारा। पहले किससे? सुक्रोज के जल अपघटन द्वारा। सुक्रोज के जल अपघटन द्वारा। अब सुक्रोज के जल अपघटन द्वारा कैसे? तो जो सुक्रोज होता है इसका फॉर्मूला होता है C12H22O11। इसका कराएंगे जल अपघटन, उत्प्रेरक H आयन। सुक्रोज इसे चीनी बोलते हैं या गन्ने की शक्कर। इसका जल अपघटन कराएंगे तो होगा क्या कि हमारे पास कार्बन कितने? 12। तो 12 के आधे C6 प्लस C6 आधे आधे कर दिए। हाइड्रोजन 22 और 2 24, 24 के आधे 12 और 12, इस तरीके से। ऑक्सीजन 11 और 1 12, 12 के आधे O6। तो एक टूटेगा किसके अंदर? ग्लूकोज के अंदर। और दूसरा बेटा कौन सा ऐड होगा? ये होगा हमारा फ्रैक्टोज का। किसका ऐड होगा? फ्रैक्टोज का। तो पहली बनाने की विधि क्या है? सुक्रोज के जल अपघटन द्वारा। दूसरा हम बना सकते हैं स्टार्च के जल अपघटन द्वारा। स्टार्च के जल अपघटन द्वारा। तो स्टार्च के जल अपघटन द्वारा कैसे बना सकते हैं? देखो, स्टार्च का जो फॉर्मूला होता है वह होता है C6H10O5 और इसके कितने अणु? N। ये हमारा स्टार्च का फॉर्मूला होता है। इसका क्या कराएंगे? जल अपघटन H2O, उत्प्रेरक H आयन। अब देखो यहाँ से कार्बन कितने? 6 कार्बन है C6। उसके बाद H 10 और 2 12। उसके बाद ऑक्सीजन 5 और 1 6। अब जल के कितने अणु लेंगे? जब स्टार्च के N अणु हैं तो जल के भी N अणु। तो ग्लूकोज के कितने अणु प्राप्त होंगे? N अणु। क्लियर? ग्लूकोज के कितने अणु प्राप्त होंगे? N अणु। तो ये हमारा क्या हो गया? बनाने की विधियों के अंदर आपकी 2 बनाने विधियां नोट करेंगे। इसके बाद आगे टॉपिक करा रहे हैं, नोट करो। इसके बाद बेटा इसके पढ़ने वाले हैं भौतिक गुण, यानी ग्लूकोज के भौतिक गुण के बारे में। तो ग्लूकोज के क्या क्या भौतिक गुण होते हैं? पहला, ग्लूकोज सफेद क्रिस्टलीय ठोस होता है। तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? ग्लूकोज सफेद क्रिस्टलीय ठोस है। दूसरा पॉइंट, जो ग्लूकोज है जल में मिले, एल्कोहल में अल्प मिले, किंतु ईथर में कैसा होता है? अविलेय होता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे ग्लूकोज जल में मिले, कॉमा, अल्कोहल में
अल्कोहल में अल्प विलेय तथा ईथर में अविलेय होता है। तीसरा पॉइंट, जो ग्लूकोज का क्वथनांक होता है वह 146 डिग्री सी, ग्लूकोज का क्वथनांक 146 डिग्री सी होता है। उसके बाद ग्लूकोज दक्षिणावर्त घूर्णक होता है जिसे डेक्सट्रोज कहते हैं। चौथा पॉइंट, ग्लूकोज दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होता है, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होता है जिसे डेक्सट्रोज कहते हैं। क्लियर? नोट करेंगे। इसके बाद ग्लूकोज से संबंधित रासायनिक गुण को पढ़ेंगे, यानी ग्लूकोज से संबंधित रासायनिक अभिक्रियाओं को नोट करेंगे पहले इसको। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं ग्लूकोज के रासायनिक गुणधर्म, और यहां से एक क्वेश्चन 5 नंबर का निश्चित बनेगा। यहां से क्वेश्चन 5 नंबर के बनेंगे। रासायनिक अभिक्रिया पूछी जाती है, है डालेंगे रासायनिक गुणधर्म। किसको डालेंगे? रासायनिक गुणधर्म। सबसे पहले जो अभिक्रिया पढ़ने वाले हैं HI से क्रिया। क्या होगा? ग्लूकोज की हम किससे क्रिया कराएंगे? HI से क्रिया। अब ग्लूकोज को हम लिखेंगे इसकी विवृत संरचना के अंदर। ऊपर रखेंगे एल्डिहाइड समूह CHO, फिर CHOH का होल 4 और CH2OH। यह ग्लूकोज की विवृत संरचना है। ग्लूकोज की क्या संरचना है? ये विवृत संरचना है ग्लूकोज। इसकी अभिक्रिया कराएंगे HI के साथ उत्प्रेरक लाल फास्फोरस। लाल फास्फोरस की उपस्थिति में इसका क्या होता है? अपचयन होता है। क्या होता है? अपचयन। अब एक ग्लूकोज के अंदर कितने ऑक्सीजन होते हैं? तो आप बताओगे 6। तो 6 ऑक्सीजन को, एक ऑक्सीजन के लिए 2 हाइड्रोजन चाहिए, तो 6 ऑक्सीजन के लिए कितनी चाहिए? 12 हाइड्रोजन, अर्थात 6H2O। 6H2O। तो जब यहां से इस कार्बन से, जो ग्लूकोज संरचना से ऑक्सीजन सब बाहर निकल जाएंगे, तो बचेगा केवल कार्बन और हाइड्रोजन। तो कार्बन और हाइड्रोजन क्या होगा? तो यहां बनेगा CH3, CH2, CH2, CH2। उसके बाद यहां पर कितने कार्बन है? 6 है। तो 1 2 3 4 5 और 6। उसके बाद यहां से, और यहां पर कितने? 6H2O बाहर हुए क्योंकि ऑक्सीजन 6 है। अब हाइड्रोजन गिन ले रहे हैं। हाइड्रोजन 6 दूनी 12, 3 15, 2 17, 2 19, 2 21, 2 23 और 3 26। यहाँ पर 12 और यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 14 से। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 14 से। तभी तो 14 और 12 कितने होंगे? 26। तो यहाँ से ये निर्माण होगा एन हेक्सेन। किसका निर्माण होगा? एन हेक्सेन का निर्माण होगा। इसके साथ साथ अब बची हमारे पास कौन? आई। पर आई है कितनी? 14। तो यहां से I2 बाहर होंगी, पर कितनी I2 बाहर होंगी? 7I2। कितनी I2 बाहर होंगी? 7I2। तो यहां पर क्या है? लिखेंगे ग्लूकोज का लाल फास्फोरस HI की उपस्थिति में अपचयन कराने पर किसका निर्माण होता है? एन हेक्सेन का निर्माण होता है। इससे सिद्ध होता है कि ग्लूकोज में जो कार्बन परमाणु होते हैं वह सीधी व लंबी श्रृंखला में होते हैं। सीधी व लंबी श्रृंखला में होते हैं। क्लियर? दूसरी अभिक्रिया जो पढ़ने वाले हैं वह क्या करने वाले हैं? अपचयन। किसको पढ़ने वाले हैं? अपचयन। ग्लूकोज का क्या कराएंगे? अपचयन। अर्थात निर्माण करेंगे ग्लूकोज से निर्माण किसका करेंगे?
सॉर्बिटॉल का, ग्लूकोज से सॉर्बिटॉल। कैसे करेंगे ग्लूकोज से सॉर्बिटॉल? देखो यहां पर ऊपर ये एल्डिहाइड समूह होता है, इसे लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड में O, सिंगल बॉन्ड में H, उसके बाद CHOH का होल 4 और यहाँ CH2OH। अब चयन कराएंगे उत्प्रेरक C2H5OH Na, इसकी उपस्थिति हम क्या करा देंगे? अपचयन करा देंगे, या लेना चाहेंगे तो LiAlH4। क्लियर? अपचयन करा रहे हैं तो अपचयन कराएंगे तो इसका यहाँ पर दो, यहाँ पर एक बॉन्ड तोड़ेंगे। कितना बॉन्ड तोड़ेंगे? एक। तो एक बॉन्ड तोड़ने से एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहा है, एक H इसके पास, एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहा है, एक H कार्बन के पास। तो यहां से ये देखो C के पास क्या H हो गई? 2, अर्थात CH2 सिंगल बॉन्ड में जुड़ा हुआ है OH, उसके बाद CHOH का होल 4 और नीचे जुड़ा हुआ है CH2OH। तो ये फॉर्मूला किसका था? ग्लूकोज का, और अपचयन करा दिया, ये क्या बन गया? सॉर्बिटॉल। क्या बन गया? ये सॉर्बिटॉल। क्लियर? नोट करेंगे। इसके बाद आगे अब क्रिया करा रहे हैं। इसके बाद बेटा आगे नंबर अगली अब क्रिया, क्वेश्चन आता है कि सिद्ध कीजिए ग्लूकोज के अंदर कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है। यानी हमें सिद्ध करना है C डबल बॉन्ड में O कार्बोनिल समूह की पुष्टि। आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि सिद्ध कीजिए ग्लूकोज के अंदर कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है। तो इसके लिए हम दो अभिक्रिया कराएंगे। पहली HCN का योग, पहले हम किसके साथ क्रिया कराएंगे? HCN का योग। और दूसरी अभिक्रिया हम करा सकते हैं, सेकेंड अभिक्रिया हम करा सकते हैं इसकी NH2OH के साथ क्रिया, NH2OH के साथ क्रिया। तो इन दो अभिक्रियाओं द्वारा हम सिद्ध कर सकते हैं कि ग्लूकोज के अंदर कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है। कैसे? सबसे पहले एल्डिहाइड समूह ऊपर नंबर 1 पे, उसके बाद CHOH का होल 4, उसके बाद CH2OH। ये है हमारा फॉर्मूला ग्लूकोज का। इसकी अभिक्रिया करानी किससे? हमें HCN के साथ। किसके साथ क्रिया करानी है? HCN के साथ। देखो सबसे पहले हम बॉन्ड तोड़ेंगे किससे? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच से। ऑक्सीजन पे माइनस, कार्बन पे प्लस, H पे प्लस और CN पे माइनस। तो यहाँ पर ये प्लस वाला, अब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच से केवल एक बॉन्ड टूटा है। अभी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड बाकी है। C से ये रही H, ये जुड़ा हुआ है। O पे माइनस से आएगा इसके पास प्लस। इस कार्बन पे चार्ज कैसा है? प्लस जुड़ेगा, माइनस वाला माइनस किन पे है? CN पे। इसके नीचे जुड़ा हुआ है CHOH का होल 4, उसके बाद CH2OH। तो इसे हम बोल सकते हैं ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। ठीक है। इसके बाद दूसरी अभिक्रिया इसी की थी, नीचे कर दे रहे बेटा यहाँ पर NH2OH के साथ क्रिया। इसी कार्बोनिल समूह में दूसरी अभिक्रिया ये रही। कैसे करेंगे? यहां पर CHO, उसके बाद CHOH का होल 4, CH2OH। ये फॉर्मूला हमारा हो गया ग्लूकोज। अब क्रिया कराएंगे ऑक्सीजन के साथ NH2OH। तो NH2 को हम आगे लिख रहे हैं, OH के साथ क्रिया करा रहे हैं। तो ऐसा क्यों किया? क्योंकि यहां से 2H एक ऑक्सीजन को लेकर क्या हो जाएंगी? बाहर। एक ऑक्सीजन को लेकर क्या हो जाएंगी? बाहर। H2O बाहर हो जाएगा तो फिर बचेगा कौन? कार्बन से एक ऑक्सीजन बाहर हो रहा है, 2 बॉन्ड टूट रहे हैं। नाइट्रोजन से 2H बाहर हो रही हैं, 2 बॉन्ड इसके टूट रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में साझेदारी हो जाएगी डबल बॉन्ड की NOH। फिर उसके नीचे बेटा यहां पर लिखेंगे CHOH का होल 4, फिर नीचे है CH2OH, और ये हमारा बनेगा
ग्लूकोस ऑक्सिन, ग्लूकोस ऑक्सिन। क्लियर? तो ये दोनों की दोनों अभिक्रिया हमें किसको बताते हैं कि कार्बन ग्लूकोज के अंदर कार्बोनिल समूह पाया जाता है। नोट करेंगे। इसके बाद अगली अभिक्रिया करा रहे हैं। इसके बाद अगली अभिक्रिया है, हमसे पूछता है सिद्ध कीजिए ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड समूह पाया जाता है। सिद्ध कीजिए ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड समूह पाया जाता है। तो इसके लिए हम अभिक्रिया देंगे। पहली अभिक्रिया आप करा सकते हो ब्रोमीन जल से क्रिया। पहली अभिक्रिया हम किसके साथ दे सकते हैं? ब्रोमीन जल से क्रिया। अब ब्रोमीन जल से क्रिया कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले CHO, फिर CHOH का होल 4, उसके बाद CH2OH। ब्रोमीन जल एक दुर्बल ऑक्सीकारक है। ब्रोमीन जल कैसा है? एक दुर्बल ऑक्सीकारक है। यहाँ पर ऑक्सीकारक है तो उत्प्रेरक के रूप में ले लेंगे ब्रोमीन जल। तो ये वाला जब ऑक्सीजन इसके पास पहुंचेगा, ग्लूकोज के एल्डिहाइड समूह के पास पहुंचेगा, तो COO और ये क्या बन जाएगा? H। तो COOH, उसके बाद सिंगल बॉन्ड नीचे जुड़ा हुआ है CHOH का होल 4 और उसके बाद CH2OH। इसे बोलते हैं ग्लूकोनिक अम्ल, ग्लूकोनिक अम्ल। तो पहली अभिक्रिया कौन सी होगी? हम दे सकते हैं समूह की CHO समूह की पुष्टि के लिए ब्रोमीन जल के साथ क्रिया। दूसरी अभिक्रिया हम बेटा देंगे इसमें, दूसरी अभिक्रिया वो टॉलन अभिकर्मक के साथ क्रिया। टॉलन अभिकर्मक से क्रिया। दूसरी बेटा हम इसको कैसे बता सकते हैं? टॉलन अभिकर्मक के साथ क्रिया। यहां पर फॉर्मूला CHO CHOH का होल 4 CH2OH। अब क्रिया कराएंगे टॉलन अभिकर्मक के साथ Ag2O। क्लियर? ये हमारा है टॉलन अभिकर्मक और ये अभिक्रिया हमसे बहुत बार पूछी गई है। ये वाला ऑक्सीजन पहुंच जाएगा इस एल्डिहाइड समूह के पास, तो बन जाएगा COOH, उसके बाद CHOH का होल 4, उसके बाद CH2OH और ये हमारा क्या बनेगा? ग्लूकोनिक अम्ल, ग्लूकोनिक अम्ल। क्लियर? दूसरी अभिक्रिया ये दे सकते हैं। तीसरी अभिक्रिया इसके अंदर हम एक और दे सकते हैं, फैलिंग विलयन के साथ क्रिया। फैलिंग विलयन से क्रिया कैसे करेंगे? देखो, फैलिंग विलयन का फॉर्मूला होता है CuO। तो CHO CHOH का होल 4 CH2OH ग्लूकोज। अब क्रिया करेंगे फैलिंग विलयन। फैलिंग विलयन का फॉर्मूला है हमारा CuO। अब होगा क्या? ये वाला ऑक्सीजन जब इस CHO के पास पहुंचेगा तो बन जाएगा COOH, फिर CHOH इसका होल 4, उसके बाद इससे जुड़ा हुआ है CH2OH। ये बनेगा हमारा ग्लूकोनिक अम्ल, ग्लूकोनिक अम्ल प्लस इस ओर का Cu2 प्लस दूसरी ओर बदल जाता है Cu1 प्लस के अंदर। इधर इस कार्बन पे कॉपर पे 2 प्लस, इस ओर कॉपर पे केवल कितना प्लस होगा? 1। तो 1 प्लस होगा तो एक ऑक्सीजन को कितने कॉपर चाहिए? 2, अर्थात Cu2O। अब 2 Cu करने के लिए आप कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से। एक ऑक्सीजन इसके साथ और एक ऑक्सीजन इन दोनों कॉपर के साथ, और ये बनेगा क्यूप्रस ऑक्साइड। क्या बनेगा? क्यूप्रस ऑक्साइड। तो ये 3 अभिक्रियाएं हमें बताती हैं कि ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड समूह पाया जाता है। नोट करेंगे यहां तक। इसके बाद बेटा आगे अगला क्वेश्चन पूछ सकता है हमसे कि सिद्ध कीजिए ग्लूकोज के अंदर 5 OH समूह उपस्थित होते हैं। तो इसको कैसे करेंगे? तो देखो, अब क्रिया करेंगे CHOH का होल 4 CH2OH। ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज की अभिक्रिया
आप एसिड क्लोराइड या एसिड एनहाइड्राइड से करा सकते हैं। तो मैं यहाँ करा रहा हूँ CH3 C डबल बॉन्ड में हो, सिंगल बॉन्ड में हो, फिर C डबल बॉन्ड में हो और सिंगल बॉन्ड में CH3। ये फॉर्मूला है अम्ल एनहाइड्राइड का, अर्थात एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। उत्प्रेरक CH3COONA, इसी का लबड़ ले लेंगे। अब करना क्या है, बॉन्ड को तोड़ेंगे तो आप ऑक्सीजन के चाहे इधर कहीं से भी बॉन्ड तोड़ दीजिए। O पे माइनस और कार्बन पे प्लस आ जाएगा, O पे माइनस और कार्बन पे प्लस आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर 5 OH समूह की पुष्टि पूछी है, तो देखो 4 OH समूह तो ये रहे और एक OH समूह ये रहा, टोटल कितने हो गए 5 OH। अब आप ये मत जोड़ देना OH ये हो गया, नहीं, ये कार्बन के पास H है पर ऑक्सीजन के पास H नहीं है। क्लियर? तो 5 OH देखो, बॉन्ड को तोड़ेंगे H पे प्लस O पे माइनस, बॉन्ड तोड़ेंगे H पे प्लस और O पे माइनस, 4H और 1 5H, अर्थात हम इसके कितने और ले रहे हैं 5, क्योंकि माइनस केवल 1 है पर हमें माइनस भी कितने चाहिए 5, क्योंकि यहाँ पर 4 प्लस 5 प्लस हो रहे हैं, 4H ये और 1 5। ठीक है, तो यहाँ से बाहर होगा CH3 C डबल बॉन्ड में O, सिंगल बॉन्ड में O, माइनस के पास आएगा प्लस, यानी H कितने मॉलिक्यूल 5 अणु, अर्थात 5 अणु किसके बाहर होंगे एसिटिक अम्ल के, प्लस। अब इस ऑक्सीजन पे माइनस है, माइनस के पास कौन जुड़ेगा प्लस, अर्थात CHO, फिर CHO पे माइनस के पास आएगा प्लस, यानी C डबल बॉन्ड में O CH3, कितने अणु इसके चाहिए हमें 4, क्योंकि यहाँ 4 अणु, 4H बाहर हो रही हैं। फिर CH2O पे माइनस के पास चाहिए प्लस, कितने अणु, एक ऑक्सीजन, एक अणु यहाँ पर, अर्थात एक अणु ये रहा, 4 अणु ये रहे, 5 अणु टोटल हो जाएंगे और ये बन जाएगा ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। क्लियर? इसके बाद आपसे फिर क्वेश्चन पूछ सकता है, सिद्ध कीजिए ग्लूकोज के अंदर प्राथमिक अल्कोहल उपस्थित होता है, अर्थात अगली अभिक्रिया करने वाले हैं प्राथमिक अल्कोहल की पुष्टि, यानी सिद्ध करना है एक ग्लूकोज के अंदर प्राथमिक अल्कोहल पाया जाता है। तो देखो इस कार्बन से केवल एक कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये वाला कौन सा हो गया प्राथमिक अल्कोहल। तो लिखेंगे, देखो इसको लिख सकते हैं CHO फिर CHOH का होल 4 CH2OH, ये फॉर्मूला है ग्लूकोज। इसका सांद्र वो HNO3, यह है एक प्रबल ऑक्सीकारक है, अर्थात इसका क्या करेंगे ऑक्सीकरण, प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में। जब प्रबल है तो जल को क्या करेगा बाहर, तो एक H यहाँ से एक H इससे, इस वाले ऑक्सीजन को लेकर बाहर, अर्थात H2O। पर हम इसके टोटल कितने और ले ले रहे हैं 3 में से एक ऑक्सीजन इसके पास भेज देंगे, तो COOH, उसके बाद CHOH का होल 4। अब देखो जब इस कार्बन से एक H बाहर हो रही है तो यहाँ CH और यहाँ कौन बचेगा O, और एक ऑक्सीजन इसके पास और आ जाएगा, तो ये बन जाएगा COOH, और ये फॉर्मूला बनेगा सैकेरिक अम्ल का। किसका फॉर्मूला बनेगा ये सैकेरिक अम्ल का। नोट करें इस टॉपिक को। इसके बाद एक फिर से इंपॉर्टेंट अभिक्रिया, और आपसे पूछा जाता है ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन, ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन कैसे बनाएंगे, समझते हैं। बहुत ही आसान तरीका हम समझते हैं। देखो हमें बनाना है ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन, ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन कैसे बनाएंगे ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन। देखो हर बार अभिक्रिया ग्लूकोज की करानी है फेनिल हाइड्रोजन के साथ। किसके साथ क्रिया करानी है,
फेनिल हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करानी है। देखो कैसे कराएंगे, यहां पर सबसे पहले लिखेंगे CHO, फिर CHOH का होल 4 CH2OH, ये फॉर्मूला हमारा है ग्लूकोज का। अब क्रिया कराएंगे फेनिल हाइड्रोजन के साथ C6H5NH इनटू में NH2, यह है हमारा फॉर्मूला है फेनिल हाइड्रोजन के साथ। अब करना क्या है, इस नाइट्रोजन से 2H, इस कार्बन से 1 O, कौन बाहर हो जाएगा H2O। फिर होगा क्या कि आगे की कहानी ये होगी कि CH, एक ऑक्सीजन बाहर हो रहा है, 2 बॉन्ड टूट रहे हैं। इस नाइट्रोजन से एक 2H बाहर हो रही है, मतलब इसके 2 बॉन्ड टूट रहे हैं, इनटू में NHC6H5, फिर इसके नीचे जुड़ा हुआ है CHOH का होल 4, फिर है CH2OH, ये बनेगा ग्लूकोज फेनिल हाइड्रेजोन। अब पुनः फिर से इस अण को पुनः फिर ले लेंगे, CH डबल बॉन्ड में NH, N इंटू में NHC6H5, CHOH का होल 4 है, इसको हम लिख सकते हैं CHOH का होल थ्राइस, यानी 3 और 1 4 अण, ऐसे लिख सकते हैं। फिर CH2OH, इसकी अब क्रिया पुनः फिर से कराएंगे फेनिल हाइड्रोजन के साथ C6H5NH इनटू में NH2 के साथ। अब करना क्या है, बॉन्ड को तोड़ देंगे, तो इस ऑक्सीजन से H को भेज देंगे N के पास, और इस कार्बन वाली H को भेज देंगे इसके पास। तो होगा क्या, होगा ये कि C6H5NH के पास एक और H आ जाएगी, तो NH2 हो जाएगा, और ये फॉर्मूला बन जाएगा एनिलीन का। ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा, एनिलीन का। उसके बाद N के पास 2H है, एक H और आ रही है, तो NH2 हो जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा अमोनिया का। और कार्बन से H बाहर हो रही, एक ऑक्सीजन से H बाहर हो रही, पहले कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड था, एक H और बाहर हो गई, तो अब इनके बीच में कै बॉन्ड बन गए, 2 बॉन्ड बन गए। तो 2 बॉन्ड बन गए, तो यहाँ पर CH डबल बॉन्ड में N इंटू में N H C6H5C, कार्बन ऑक्सीजन बीच में डबल बॉन्ड, उसके बाद फिर CHOH का होल थ्राइस, उसके बाद CH2OH। क्लियर। अब एक बार पुनः इस अण को फिर से लेंगे, CH पहला स्टेप, सेकंड स्टेप, अब थर्ड स्टेप की कहानी। CH डबल बॉन्ड में N इंटू में NH C6H5, C डबल बॉन्ड में O, CHOH का होल थ्राइस CH2OH। फिर से अब क्रिया इसी के साथ करानी है, C6H5NH इंटू में NH2। होगा क्या कि यहां से नाइट्रोजन से फिर 2H इस कार्बन से ऑक्सीजन को लेकर बाहर, अर्थात H2O बाहर हो जाएगा, तो बनेगा कौन, CH डबल बॉन्ड में N इंटू में NH C6H5, फिर C डबल बॉन्ड में नाइट्रोजन से 2H बाहर हो रही हैं, डबल बॉन्ड यहाँ आ रहा है, N इंटू में NH C6H5, फिर CHOH का होल थ्राइस CH2OH, और यही क्या बनता है हमारा, ग्लूकोसाजोन। क्या बनता है बेटा, ये ग्लूकोसाजोन। तो ये थी हमारी ग्लूकोज से संबंधित महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं जो आपसे 5 नंबर की पूछी जा सकती हैं। नोट करेंगे, इसके बाद आगे टॉपिक आरंभ कर रहे हैं। इसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ग्लूकोज के बाद जो अगला टॉपिक है हमारा वह है एमिनो अम्ल। 2024 के सेट नंबर 1 में
और इसके बाद 2024 के एक सेट में और पूछा गया है एमिनो अम्ल और न्यूक्लिक अम्ल के बारे में कि क्या होता है एमिनो अम्ल। और ये बेटा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ से मैंने बोला आपसे कि 5 से 10 नंबर के प्रश्न को निश्चित मिलना ही मिलना है यहाँ से। तो समझेंगे एमिनो अम्ल के बारे में। पहले किसको समझेंगे? एमिनो अम्ल के बारे में कि आखिरकार एमिनो अम्ल कहते किसे हैं। तो जो एमिनो अम्ल हैं यह प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई है। यानी जब आप बहुत सारे एमिनो अम्ल को जोड़ दोगे तो यह प्रोटीन की संरचना बना देंगे। अर्थात ये वे कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्न होते हैं। अर्थात ये वे कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्न होते हैं जिसमें एक कार्बोक्सिलिक जिसमें अम्लीय कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह तथा क्षारीय एमिनो समूह पाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में कार्बन बेटा कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाएगा। इसमें एक होगा, इसमें ये अम्लीय कार्बोक्सिलिक समूह क्षारीय एमिनो समूह। तो इसके 2 बॉन्ड से हुए। एक से हमने कार्बोक्सिलिक अम्लीय कार्बोक्सिलिक समूह जोड़ दिया, दूसरे बॉन्ड से हमने जोड़ दिया क्षारीय एमिनो समूह। इसके बाद एक बॉन्ड से R जोड़ सकते हैं, एक बॉन्ड से हमने किसको जोड़ दिया? H को। तो ये हमारा जो फॉर्मूला बनेगा, यह फॉर्मूला हमारा होगा एमिनो अम्ल का। किसका फॉर्मूला होगा हमारा? ये एमिनो अम्ल का। क्लियर? तो अब लिखेंगे एमिनो अम्ल, लिखेंगे इसमें एमिनो अम्ल प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई है। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल के वे व्युत्पन्न होते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल के वे व्युत्पन्न होते हैं जिसमें क्षारीय एमिनो समूह तथा अम्लीय कार्बोक्सिलिक समूह पाया जाता है। कार्बोक्सिलिक समूह पाया जाता है। क्लियर? परिभाषा को नोट करेंगे, इसके बाद तब हम पढ़ रहे हैं वर्गीकरण को। नोट करेंगे इसको। इसके बाद बेटा हम पढ़ने वाले हैं एमिनो अम्ल का वर्गीकरण। पहला वर्गीकरण जो पढ़ने वाले हैं वह कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह की जो कार्बन श्रृंखला होगी उससे जुड़े एमिनो समूह की स्थिति के आधार पे। कैसे? देखो, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, जिस कार्बन से जुड़ा होगा उस कार्बन को अल्फा कार्बन, इसके पास वाले कार्बन को बीटा कार्बन, इससे जुड़ने वाले कार्बन को गामा कार्बन कहते हैं। क्लियर? ये हमारा अल्फा कार्बन, ये हमारा बीटा कार्बन, ये हमारा गामा कार्बन। ध्यान रखना, ये कार्बोक्सिलिक जो क्रियात्मक समूह है जिस कार्बन से जुड़ा होगा वही कार्बन क्या कहलाएगा? अल्फा कार्बन। तो हमें इन अल्फा बीटा गामा पर किसको जोड़ना है? NH2 समूह को, एमिनो समूह को। और इसकी स्थिति के आधार पे क्या करना है? वर्गीकरण। देखो, पहला हमारा जो होगा वह होगा अल्फा एमिनो अम्ल। अब अल्फा एमिनो अम्ल आप कैसे बनाओगे? तो ये अल्फा कार्बन है, इस अल्फा कार्बन पे आप NH2 समूह को जोड़ दो तो ये बन जाता है अल्फा एमिनो अम्ल। कैसे? जैसे यहाँ पर COOH कार्बन और एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, ये समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है अल्फा, इस अल्फा कार्बन पे हमने जोड़ दिया NH2 समूह।
यहाँ R जोड़ दिया और यहाँ कौन जोड़ दिया, H। तो ये वाला जो फॉर्मूला बनेगा, यह फॉर्मूला क्या कहलाएगा, अल्फा एमिनो अम्ल। ठीक है, इसी प्रकार हमें बनाना है बीटा एमिनो अम्ल। बीटा एमिनो अम्ल, बीटा एमिनो अम्ल कैसे, देखो जो यहाँ पर बीटा कार्बन पे आप NH2 समूह को जोड़ दीजिए तो यह बन जाएगा बीटा एमिनो अम्ल। जैसे COOH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है अल्फा कार्बन, इससे जुड़ने वाला जो कार्बन होगा बीटा कार्बन, इस पे जोड़ दिया हमने NH2 समूह, एक बॉन्ड से R और एक बॉन्ड से H। तो यह वाला जो फॉर्मूला बनेगा, यह बनेगा बीटा एमिनो अम्ल का। किसका बनेगा, बीटा एमिनो अम्ल का। ऐसे ही हम बांट सकते हैं इसको गामा एमिनो अम्ल, गामा एमिनो अम्ल। गामा एमिनो अम्ल किसे बोलेंगे, तो यहां पर जो गामा कार्बन से NH2 समूह जुड़ा होगा इस कार्बन से, तो यह वाला क्या कहलाएगा, गामा एमिनो अम्ल। जैसे COOH CH2 ये अल्फा, इसके पास वाला बीटा, इसके पास वाला जो कार्बन होगा गामा कार्बन होगा, इससे जोड़ दिया हमने NH2 समूह, एक बॉन्ड से R और एक बॉन्ड से H। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा गामा एमिनो अम्ल। क्लियर, नोट करेंगे। उसके बाद हम पढ़ने वाले नंबर दूसरा वर्गीकरण रासायनिक प्रकृति के आधार पे, पहले इसको नोट करेंगे। इसके बाद जो अगला हम वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं दूसरा, वह पढ़ने वाले हैं रासायनिक प्रकृति के आधार पे। सेकंड, रासायनिक प्रकृति के आधार पर, रासायनिक प्रकृति के आधार पे कितने प्रकार से बांटेंगे, इसको हम 3 प्रकार से बांटेंगे। कितने प्रकार से बांटते हैं, 3 प्रकार से। नंबर 1 पहला होगा, पहला उदासीन एमिनो अम्ल, उदासीन एमिनो अम्ल। अब आपसे बोल दिया जाए कि उदासीन एमिनो अम्ल किसे कहते हैं, तो जिसके अंदर अगर एक अम्लीय समूह है तो एक ही क्या होना चाहिए, क्षारीय समूह। यानी अम्लीय और क्षारीय समूह, क्रियात्मक समूह की संख्या कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, बराबर। अर्थात यहाँ पर जैसे एक कार्बोक्सिलिक समूह, एक अम्लीय समूह है तो एक ही कौन होना चाहिए, क्षारीय समूह। तो इस प्रकार के अम्ल को हम क्या बोलेंगे, उदासीन एमिनो अम्ल। क्लियर, और ये फॉर्मूला बन जाएगा ग्लाइसिन का। तो आप इसके बारे में कैसे लिखेंगे कि यहाँ पर उदासीन एमिनो अम्ल में एक कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह तथा एक एमिनो समूह पाया जाता है। क्लियर। इसी प्रकार दूसरा, जो दूसरा होगा वह होगा अम्लीय एमिनो समूह। अम्लीय एमिनो समूह किसे कहेंगे, जब बेटा हम क्या करेंगे, एमिनो अम्ल में, एमिनो अम्ल के अंदर कार्बोक्सिलिक अम्ल की संख्या को बढ़ा देंगे। कार्बोक्सिलिक अम्ल की संख्या को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। जबकि क्षार की जो यहाँ पर एमिनो समूह की संख्या को क्या कर देंगे, कम। तो यह वाला जो बन जाएगा वह क्या बन जाएगा, अम्लीय एमिनो अम्ल। जैसे इसमें क्या होगा, इसमें एक एमिनो समूह तथा 2 या 2 से अधिक कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह पाए जाएं, 2 या 2 से अधिक कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह पाए जाएं, तो इसे बोलते हैं अम्लीय एमिनो अम्ल। क्योंकि अम्ल की मात्रा ज्यादा, क्षार की मात्रा कम, इसे बोलेंगे एस्पार्टिक अम्ल। एस्पार्टिक अम्ल। इसी प्रकार तीसरा है हमारा, वो है क्षारीय एमिनो अम्ल। क्षारीय एमिनो अम्ल। क्षारीय एमिनो अम्ल किसे बोलेंगे, जिसके अंदर क्षार की मात्रा ज्यादा होगी। जिस अम्ल के, एमिनो अम्ल के अंदर क्षार की मात्रा यानी NH2 समूह की संख्या कैसी होगी, ज्यादा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्षारीय एमिनो अम्ल। जैसे NH2 CH2 का होल 4 CH COOH एक कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह है, किंतु 2 या 2 से अधिक NH2 क्रियात्मक समूह पाए जाएं, कैसा बन जाएगा, क्षारीय एमिनो समूह यानी लाइसिन। ठीक है, ये लाइसिन का फॉर्मूला हो गया। तो यहां तक नोट करेंगे। उसके बाद
फिर हम पढ़ेंगे बेटा मानव शरीर में आवश्यकता के आधार पर। नोट करेंगे इसको। इसके बाद बेटा तीसरा जो वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं वह मानव शरीर की आवश्यकता के आधार पर दो प्रकार से होते हैं। नंबर एक, पहला होगा आवश्यक एमिनो अम्ल। आवश्यक एमिनो अम्ल किसे कहते हैं? वे एमिनो अम्ल जिनका संश्लेषण मानव शरीर में नहीं हो पाता, जिन्हें हम भोजन के द्वारा प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार के एमिनो अम्ल क्या कहलाएंगे? आवश्यक एमिनो अम्ल कहलाते हैं। इनकी जो आवश्यक एमिनो अम्ल की जो संख्या है बेटा कितनी है? 10 है। कितनी है? 10 है। तो लिखेंगे परिभाषा, लिखेंगे वे एमिनो अम्ल जिनका संश्लेषण मानव शरीर में नहीं होता है, मानव शरीर में नहीं होता है, जिन्हें भोजन के द्वारा ग्रहण करके प्राप्त किया जाता है। आवश्यक एमिनो अम्ल कहलाते हैं। आवश्यक एमिनो अम्ल कहलाते हैं। इनकी कुल संख्या 10 होती है। कितनी होती है बेटा? 10 होती है। जैसे कुछ लिख रहा हूं एग्जाम्पल में, जैसे हमारा आइसो ल्यूसिन अर्जिनिन हिस्टिडीन आदि। क्लियर? ये हमारे कौन से हैं? आवश्यक एमिनो अम्ल। अब हम पढ़ने वाले हैं नंबर दूसरा, अनावश्यक एमिनो अम्ल। अनावश्यक एमिनो अम्ल किन्हें बोलेंगे? तो वे एमिनो अम्ल जिनका संश्लेषण मानव शरीर में होता है, इन्हें क्या बोलेंगे? अनावश्यक एमिनो अम्ल कहते हैं। क्लियर? लिखेंगे परिभाषा, लिखेंगे वे एमिनो अम्ल जिनका संश्लेषण मानव शरीर में होता है, अनावश्यक एमिनो अम्ल कहलाते हैं। अनावश्यक एमिनो अम्ल कहलाते हैं। ये निम्न है। ये क्या बेटा? निम्न है। नंबर 1 उदाहरण में लिखेंगे, जैसे ग्लूटेरिक अम्ल, ग्लूटेरिक अम्ल, आपका हो जाएगा एस्पार्टिक अम्ल, एस्पार्टिक अम्ल, हाइड्रोक्सीट्रोपिन आदि। क्लियर? तो मानव शरीर की आवश्यकता के आधार पर दो प्रकार से बांट दिया है, एक आवश्यक एमिनो अम्ल और दूसरा अनावश्यक एमिनो अम्ल। नोट करेंगे इनको। इसके बाद बेटा हम पढ़ने वाले हैं एमिनो अम्ल के भौतिक गुणधर्म। किसको पढ़ने वाले हैं? भौतिक गुणधर्म को
क्या होता है, एमिनो अम्ल के क्या है भौतिक गुणधर्म। पहला, जो हमारे एमिनो अल्फा, जो एमिनो अम्ल हैं, जो हमारे एमिनो अम्ल हैं, ये एमिनो अम्ल रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस होंगे। क्लियर। तो पहला पॉइंट लिखेंगे एमिनो अम्ल रंगहीन कॉमा स्वाद में मीठे क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। क्लियर। दूसरा ये जल में विलय किंतु कार्बनिक विलायकों में अविलय हैं, ऐसा ज्विटर आयन बनने के कारण होता है। ऐसा क्यों होगा कि ये जल में विलय हैं किंतु कार्बनिक विलायक में अविलय हैं। इसका कारण यह है कि यह क्या करते हैं, ज्विटर आयन बनाते हैं। कैसे? जैसे हमने लिया एमिनो अम्ल, जैसे हमने कौन लिया, एमिनो अम्ल। तो एमिनो अम्ल में जो कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह है यह प्रोटॉन का त्याग करेगा। एमिनो समूह प्रोटॉन का ग्रहण करेगा, H+ का ये त्याग करेगा कार्बोक्सिलिक समूह, और NH2 समूह प्रोटॉन का ग्रहण करेगा, अर्थात R C के ऊपर H। जब ये प्रोटॉन का त्याग करेगा इस पे माइनस, और NH2 समूह प्रोटॉन का ग्रहण करेगा तो इस पे चार्ज कैसा आ जाएगा, प्लस। और यह क्या बन जाता है, यह बनता है ज्विटर आयन। क्या बनता है, ज्विटर आयन। क्लियर। उसके बाद तीसरा पॉइंट लिखेंगे। तीसरा पॉइंट है हमारा जो ग्लाइसिन है। तीसरा पॉइंट कौन है, ग्लाइसिन को छोड़कर, ग्लाइसिन को क्या करेंगे, छोड़कर सभी अल्फा एमिनो अम्ल में, सभी अल्फा एमिनो अम्ल में एक असममित कार्बन परमाणु उपस्थित होता है। किसको छोड़कर, ग्लाइसिन को छोड़कर सभी अल्फा एमिनो अम्ल में एक असममित कौन उपस्थित होगा, कार्बन परमाणु उपस्थित होता है, जिसे किरैल अणु कहते हैं। किरैल अणु कहते हैं। ये प्रकाशीय ध्रुवण के प्रति सक्रिय होते हैं। नोट करें बेटा इसको। इसके बाद बेटा पढ़ने वाले हैं इसके रासायनिक गुणधर्म एमिनो अम्ल के, और एमिनो अम्ल में पहला पढ़ने वाले हैं जो कार्बोक्सिलिक समूह होता है उसके कारण अपक्रियाएं पढ़ेंगे। पहली अपक्रिया जो पढ़ेंगे वह पढ़ने वाले हैं NaOH के साथ क्रिया, NaOH से क्रिया। जो एमिनो अम्ल है, एमिनो अम्ल में RCH, यहाँ पर NH2 COOH, इसकी अपक्रिया करेंगे NaOH के साथ। किसके साथ करेंगे, NaOH के साथ। तो जो अपक्रिया होगी वो कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह से होगी। ये हमारा है एमिनो अम्ल की अपक्रिया। कैसे करेंगे, देखो यहाँ से आपका OH, यहाँ से H, कौन बाहर हो जाएगा, H2O बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा कौन, ONA जुड़ेगा CO के पास। तो यहाँ बनेगा R, C के ऊपर H, यहाँ NH2
CO और एक O और यहाँ पर कौन है Na। तो ये क्या बनेगा, ये हमारा बनेगा, देखो ये क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसे बोलेंगे अल्फा कार्बन। तो अल्फा एमिनो सोडियम कार्बोक्सिलेट, क्लियर। इसी प्रकार सेकेंड अभिक्रिया हम इसकी करा सकते हैं, इसका अपचयन करा सकते हैं। इसका क्या करा सकते हैं, अपचयन। कैसे, RC ऊपर H, यहाँ पर NH2 CO को लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड में O, सिंगल बॉन्ड में OH। अपचयन कराएंगे, उत्प्रेरक LiAl H4, दोनों के दोनों बॉन्ड तोड़ देंगे। दो बॉन्ड तोड़ रहे हैं, 2 H इस ऑक्सीजन के पास, 2 ही H इस कार्बन के पास। तो 2 H एक O को लेकर बाहर हो जाएगा, H2O। उसके बाद R, C के पास एक H जुड़ा हुआ है यहाँ NH2। उसके बाद C के पास 2 H, CH2 और यहाँ पर OH। तो ये बन जाएगा जे ऑक्सीजन OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ अल्फा के पास वाला कार्बन बीटा, तो बीटा एमिनो, और ये क्या है, अल्कोहल, बीटा एमिनो अल्कोहल। नोट करेंगे, इसके बाद आगे करा रहे हैं, नोट करेंगे। इसके बाद जो अगले टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, अगली अभिक्रियाएं वह पढ़ने वाले हैं NH2 समूह के कारण अभिक्रियाएं। पहली अभिक्रिया पढ़ने वाले हैं HNO2 से क्रिया, यानी नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया करेंगे। कैसे करेंगे, RC ऊपर H, यहाँ NH2 समूह COOH। अब क्रिया कराएंगे HNO2 के साथ। अब यहाँ पर जो क्रिया होगी वो NH2 ग्रुप से होगी। किसकी अब क्रिया, HNO2 के साथ। देखो एक N, जब 2 N है हमारे पास तो यहाँ से कौन सी गैस बाहर हो जाती है, N2 गैस बाहर। 2 H यहाँ से एक ऑक्सीजन को लेकर बाहर, N2 गैस बाहर, 2 H एक ऑक्सीजन को लेकर बाहर। तो एक ऑक्सीजन और एक H, यहाँ से OH समूह कहाँ जुड़ जाएगा, इस कार्बन के पास। C यहाँ पर OH आ जाएगा, ऊपर H और यहाँ जुड़ा हुआ है COOH। तो इसका नाम हो जाएगा अल्फा। OH को बोलेंगे हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक अम्ल, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक अम्ल। दूसरी अभिक्रिया बेटा कराएंगे, वह अभिक्रिया करा सकते हैं NOCl के साथ, नाइट्रोसिल क्लोराइड से क्रिया। कैसे कराएंगे, RC ऊपर H, यहाँ पर NH2 COOH की अभिक्रिया कराएंगे NOCl नाइट्रोसिल क्लोराइड, नाइट्रोसिल क्लोराइड। देखो यहाँ से एक N यहाँ से, एक N यहाँ से, कौन सी गैस बाहर हो जाएगी, N2 गैस बाहर। 2 H एक ऑक्सीजन को लेकर बाहर, बचा कौन, ये वाला Cl कहाँ जुड़ जाएगा, इस कार्बन के पास। तो यह बनेगा RC के ऊपर एक H और यहाँ पर जुड़ जाएगा Cl और यहाँ कौन है, COOH। तो अल्फा क्लोरो कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्लियर, नोट करें बेटा टॉपिक को। इसके बाद एमिनो अम्ल का जो लास्ट टॉपिक है वह है हमारा उपयोग कहाँ करते हैं। सबसे पहले प्रोटीन के निर्माण में, क्योंकि जब हमें प्रोटीन की संरचना बनानी है तो हमें बहुत सारे अल्फा एमिनो अम्लों को क्या करना होगा, जोड़ना होगा। दूसरा, जो शरीर से विषैले पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालने में, उनके निष्कर्षण में। तीसरा, हार्मोन के निर्माण में। और उसके बाद जो शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक जैव अणु के रूप में। तो 2 टॉपिक हमने पढ़े इंपॉर्टेंट, एक हमारा एमिनो अम्ल रहा, दूसरा हमारा ग्लूकोज रहा। इसके बाद जो अगला लेक्चर लेकर आएंगे उसमें हम आपको प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल को क्लियर करा देंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ से क्वेश्चंस गलत नहीं होगा। प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल और विटामिन की एक वीडियो हम और लेकर आएंगे। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो हम अपनी क्लास को अब यहीं ब्रेक कर रहे हैं। धन्यवाद।